Hello everyone. Myself Farad Shadab. I am a student B.Ed first year Government College of Education अकोला। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कक्षा 9वीं का विषय जीव विज्ञान घटक है सूक्ष्म जीव उप घटक है उपयुक्त सूक्ष्म जीव। तो हम देखेंगे कि सूक्ष्म जीव क्या है। सूक्ष्म जीव क्या है? वेरी गुड। वो जीव जिन्हें मनुष्य आंखों से नहीं देख सकता, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की जरूरत होती है, उन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं। सूक्ष्मजीव जो है वो पानी, हवा, हमारे आसपास हमारे शरीर के अंदर और प्राणियों में भी पाए जाते हैं। सभी जानते हैं कि सूक्ष्मजीव मनुष्य में बहुत से रोग उत्पन्न करता है और ये पशुओं में भी रोग उत्पन्न करता है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि सभी सूक्ष्मजीव जो है वो हानिकारक है। कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव है जो लाभदायक भी है। सूक्ष्मजीव कितने प्रकार के हैं? वेरी गुड। कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। जीवाणु, विषाणु, फंगस, प्रोटोजोआ, सेवा। उपयुक्त सूक्ष्मजीव कौन से है? वेरी गुड। कौन से है? लैक्टोबैसिलाई, राइजोबियम, ईस्ट। सूक्ष्मजीव जो है वो हमारी पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव जंतु और प्राणी ये क्या है, ये अस्तित्व में है जिन्हें हम जानते हैं, और कुछ ऐसे भी है जिन्हें हम नहीं जानते। कुछ ऐसे है सूक्ष्मजीव है जो हमारे लिए लाभदायक है और कुछ ऐसे है जो हमारे लिए नुकसानदायक है, जो जिसकी वजह से हम पे हमेशा खतरा बना रहता है। कुछ उपयुक्त लाभदायक जो जीव है जो हमें नजर नहीं आते, जिन्हें हम सूक्ष्म दर्श सूक्ष्म दर्शक से जिसे हमें देखना होता है, वो जो हमें आंखों से नजर नहीं आते, उसे सूक्ष्मजीव कहते हैं, जिन्हें हम विशेष उपकरण यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलाई ये क्या है? ये एक ऐसा सूक्ष्मजीव है जो हमारे लिए विविध प्रकार से लाभदायक है। ये छाछ में मौजूद होता है। कभी आपने ये सोचा है कि दूध का दही में रूपांतर किस तरह से होता है? उसमें क्या प्रक्रिया होती है जिसके वजह से दूध का दही में रूपांतर होता है? यानी कि दूध जो होता है वो पतला होता है और फिर जब वो दही में उसका रूपांतर होता है तो वो गाढ़ा हो जाता है। हम इसे हमें जो छाछ में जो जीवाणु होता है, लैक्टोबैसिलाई होता है, उसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। तो उसमें हम किस तरह से इसे देख सकते हैं, हम एक प्रयोग से देखेंगे। जैसा कि हमें एक स्लाइड लेनी होती है, उस स्लाइड पर एक बूंद छाछ का लेना होता है और उसकी एक पतली परत बनानी होती है, और उस पतली परत पे एक बूंद मिथिलीन ब्लू का डालना पड़ता है और उसके ऊपर एक कांच लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो कांच लगाने के बाद हम माइक्रोस्कोप से उसे देख सकते हैं। और इसे माइक्रोस्कोप से देखने के बाद हमें इस आयताकार की तरह दिखाई देते हैं।
नीले रंग के हलचल करने वाले जंतु दिखाई देते हैं, ये लैक्टोबैसिलाई होते हैं। ये जो होते हैं ये नीले रंग के तीली जैसे सजीव जो हलचल करते हमें दिखाई देते हैं, वो लैक्टोबैसिलाई होते हैं। ये इनका नाम जो है वो लैक्टोबैसिलाई है। ये आयताकार होते हैं और लैक्टोबैसिलाई अनॉक्सी जीवाणु है। ये अनॉक्सी जीवाणु है और ये ऑक्सीजन के बगैर भी ऊर्जा निर्मित कर सकते हैं। जैसे कि दूध से दही कैसे बनता है, इसमें क्या प्रक्रिया होती है कि जो लैक्टोबैसिलाई है, ये जीवाणु लैक्टोबैसिलाई जीवाणु क्या करता है, दूध की लैक्टोज का ईस्ट प्रक्रिया के द्वारा लैक्टिक एसिड में रूपांतर करता है। इसके कारण जो दूध का पीएच होता है वो कम होता है और दूध के प्राथियों का कोएगुलेशन, दूध के जो प्राथीन होते हैं उसका कोएगुलेशन होता है। इसके कारण दूध के प्राथीन अन्य घटकों से अलग हो जाते हैं और लैक्टिक एसिड के कारण दही को जो खटास आती है, वो दही में जो खट्टा स्वाद आता है वो लैक्टिक एसिड के कारण आता है। दूध के जो अन्य घातक, उसकी वजह से उसके कारण क्या होता है, जो दही में दूध के जो अन्य घातक जो हमें नुकसान पहुंचाने वाले जीवाणु है वो उनका विनाश हो जाता है। लैक्टोबैसिलाई जीवाणु के उपयोग जो होते हैं वो जैसे कि दही और चीज, ईस्ट, पनीर, इन सब चीज़ों में बनाने के लिए लैक्टोबैसिलाई का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है राइजोबियम। राइजोबियम जो है ये एक जीवाणु है। इसे देखने के लिए हमें मेथी, मूंगफली, सोयाबीन या दो दल जो भी पौधा होता है उसमें हमें ये नजर आता है। राइजोबियम देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। ये जीवाणु है जो जिसे देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। इसे देखने के लिए हमें कोई भी मूंगफली, मेथी या सोयाबीन का या किसी दो दल पौधा लेकर उसके 3 से 5% उसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड सॉल्यूशन से निर्जंतुक करना होता है। इसमें 70% हमें इथाइल अल्कोहल के सॉल्यूशन में 4 से 5 मिनट तक इसे रखना होता है और फिर निर्जंतुक पानी से स्वच्छ करना और जो उसके गांठे होते हैं, वो पौधे के जो जड़ में जो गांठे होते हैं, वो गांठों से बहुत ही पतले छोटे छोटे काफे करना होता है। उसमें से जो एक अच्छी काफे होती है उसे सैफ्रोनिन डाइल्यूट सॉल्यूशन में 2 से 3 मिनट रखना पड़ता है। फिर उसके स्लाइड पर वो एक काफे रखकर उस पर कांच रखा जाता है और उसे माइक्रोस्कोप के जरिए देखा जा सकता है। माइक्रोस्कोप के जरिए इसे देखने पर हमें जो ये जीवाणु देखने के लिए क्या होता है, दालों का जो दो दल पौधे होते हैं उसके जड़ों की जो गांठें होती है उसकी हमें जरूरत पड़ती है। राइजोबियम जो है उसका कार्य ये होता है कि वो जड़ों पर जो गांठें रहते हैं वो रहने वाले ये क्या होते हैं, राइजोबियम उस पौधे का जो नाइट्रोजन और अमाइनो एसिड की आपूर्ति करते हैं और उसके बदले में जो कार्बोस पदार्थों के रूप में ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार एक दूसरे को ये फायदेमंद साबित होने वाले इस संबंध को सजीव कहते हैं। राइजोबियम जो है ये हवा की नाइट्रोजन के यौगिक बनाते हैं, परंतु इन नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उन्हें मटर, सोयाबीन, सेम की फली या अन्य दो दाल के पौधे होते हैं जिनमें दो दालें निकलती है, जैसे कि फली वनस्पति की अतिथि के रूप में जरूरत होती है। राइजोबियम के बनाकर दिए नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के कारण दालें और दलहन प्राचीनों का जो होता है वो अच्छा स्रोत साबित होता है।
दलहनों की जो फसलों की समाप्त होने पर, दलहनों की जो फसलें होती है उनके समाप्त होने पर उनकी जो जड़ें जड़ें तथा उनके जो पौधे, उसका जो कुछ भाग होता है वो मिट्टी में मिलाकर जीवाणुओं की मात्रा कायम रखी जा सकती है। जैसे कि राइजोबियम के कारण रासायनिक जो है खादों का उपयोग कम होता है और रासायनिक खादों के दुष्परिणाम टाले जा सकते हैं। खादों की खरीद जो होती है वो उसका खर्च कम होने के कारण किसानों का फायदा होता है। आजकल क्या होता है कि जो बुआई के पहले ही बीजों को राइजोबियम युक्त जो पाउडर होता है वो लगाया जाता है। बुआई के बाद क्या होता है, ये राइजोबियम जीवाणु पौधे में प्रवेश करते हैं। राइजोबियम इस पद्धति को राइजोबियम का टीकाकरण कहते हैं। इस प्रयोग के साथ साथ अन्य जो फसलों को भी नाइट्रोजन की आपूर्ति करने के लिए उपयुक्त होता है। इसके बाद जो हमारा तीसरा वो है इस जो है ये एक जीवाणु है। इसे देखने के लिए हमें प्रयोग करना पड़ता है और इस माइक्रोस्कोप की सहायता से हम इसे देख सकते हैं। जैसे कि हम बाजार से एक्टिव ड्राई ईस्ट लेकर आए और एक एक बोतल में एक बोतल लिए और उसमें 1 चम्मच ईस्ट और 2 चम्मच चीनी और थोड़ा सा गुनगुना पानी मिलाए। जो बोतल है, बोतल के मुंह के ऊपर क्या होगा, रखना होगा हमें एक रंगीन रंगीन पदार्थ, गुब्बारा उसके ऊपर गुब्बार लगाना होता है और वो रंगीन पारदर्शक गुब्बारा उस पर कसकर बिठाना पड़ता है। जिसके बाद 10 मिनट के बाद हमें क्या दिखाई देता है कि जो गुब्बारे में क्या होती है, एक गैस जमा हो जाती है। ये कली और उसके उसमें हमें एक कली चूना मिलाना होता है और वो बीकर में लेकर उसमें जो बोतल के जो सॉल्यूशन की एक उस पे बूंद स्लाइड पर लेकर उस पर कांच रखकर उसे माइक्रोस्कोप में हम देख सकते हैं। इसको हम देख सकते हैं। इस पर जो उसे हम उस पे हमें एक रंगीन कवक कोशिकाएं दिखाई देती है। जैसे कि इस कोशिका पर जो छोटे छोटे, इन कोशिकाओं पे इस तरह से ऐसे छोटे छोटे, इस तरह से ऐसे छोटे छोटे इन कोशिकाओं पर भाग चिपके हुए दिखाई देते हैं। ये जो होता है ये इसकी नई बनी हुई कोशिका होती है। उसके बाद है प्रतिजैविक। प्रतिजैविक जो होते हैं ये एंटीबायोटिक होते हैं। सूक्ष्म जीवों का विनाश और उनकी वृद्धि का प्रतिकार करने के लिए जीवाणु और कवकों से जो पाए गए कार्बन यौगिक होते हैं वही प्रतिजैविक होते हैं। वो प्रतिजैविक होते हैं। जैसे कि 20वीं सदी के प्रतिजैविकों के कारण औषधियों में क्रांति हुई। जैसे क्षय जैसे रोगों का क्या हो गया, अब कुछ देशों से लगभग वो निर्मूलन हो गया है उनका। प्रतिजैविक प्रमुख रूप से जीवाणुओं के विरोध में कार्य करते हैं। कुछ प्रतिजैविक आदि जीवों को नष्ट करते हैं और कुछ जो प्रतिजैविक अनेक प्रकार के जीवाणुओं के विरोध में उपयोगी होते हैं, जिन्हें हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। टेट्रासाइक्लिन रोग के लक्षण दिख रहे हैं। हमें क्या हो रहा है कि जो टेट्रासाइक्लिन रोग है उसके लक्षण अगर दिख रहे हैं किंतु रोग जंतुओं का अस्तित्व नहीं मिल रहे तो इनका उपयोग किया जाता है। जब रोग कारक सूक्ष्मजीव कौन सा है ये निश्चित रूप से समझ आता है, तब मर्यादित क्षेत्र यानी कि प्रतिजैविक यानी कि नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। उसके बाद उसका उदाहरण है पेनिसिलिन।
पेनिसिलिन जो है ये पेनिसिलिन जो है ये पेनिसिलिन नामक कवक से प्राप्त होने वाला प्रतिजैविक का एक समूह है। स्टेफिलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई और प्रजातियों के जो जीवाणुओं में होने वाले संसर्गों को काबू में लाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, जैसे कि कान, नाक, गला, त्वचा, ये जीवाणुओं के द्वारा होने वाला निमोनिया और उस पर उपचार करने के लिए पेनिसिलिन युक्त औषधि उपयुक्त होती है। थैंक यू।